जी, ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ अभी स्काइप पर मौजूद हैं अशफाक यूसुफ तोला साहब, टैक्स अमूर के माहिर हैं। तो तोला साहब, एक कंफ्यूजन है, बजट जाहिर है कि 5 दिन के बाद पेश होने वाला है। गवर्नमेंट को भी ये नहीं पता कि वो IMF की जो शराइत है उसकी बुनियाद पर होगा, या जो हमारे नए वजीर खजाना या हमारे वजीर आजम भी आप कहते हैं कि मजीद नए टैक्स नहीं लगाने। तो आपकी क्या असेसमेंट है? क्या हमें IMF की जो शराइत है उनको मानना चाहिए, या फिर ये होम ग्रोन बजट होना चाहिए इस दफा? देखिए, थैंक यू कामरान साहब और राना साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा हमेशा से ये पॉइंट ऑफ व्यू रहा है कि ये हमारी जो रियलिटीज, जो ग्राउंड रियलिटीज हैं, वो उसमें IMF की जगह बहुत कम रहती है। IMF की जगह उस हद तक तो ठीक है जब आप इकोनॉमिक जो एजेंडा इनका होता है उसमें कुछ शराइत ऐसी होती हैं जो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं होती है। हाँ, जो सिस्टमेटिक इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं उसके लिए उनकी शराइत हमेशा हमारे लिए करामत साबित हुई है। जैसे हमने ऑलरेडी एग्री कर लिया है और जिसकी वजह से हमें एक फाइनेंस मिनिस्टर को खोना पड़ा, तो मेरे ख्याल से वो कंडीशंस तो वो चाहेंगे कि आप उनकी माने, स्पेशली जो 326 बिलियन के जो सेल्स टैक्स के विड्रॉल हैं और जो 81 बिलियन के विड्रॉल आपने कंसेशंस जो किए सेकंड शेड्यूल के इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के, तो ये दोनों तो आपको, मेरा ख्याल है इसमें तो कोई गुंजाइश ही नहीं है, ये तो आपको करने ही पड़ेंगे। और इनके करने से जो मेरी कैलकुलेशन कहती है 1 से 1.5% आपका इन्फ्लेशन बढ़ेगा। आप IMF को तो हम लोग ब्लेम हमेशा करते हैं। अब जैसा कि जो इंडस्ट्रीज के मिनिस्टर हैं खुसरो बख्तियार साहब, उन्होंने एक तजवीज़ दी है FBR को कि जो इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स में अगले साल कोई इन्वेस्टमेंट होगी तो आप उसका सोर्स ऑफ इनकम नहीं पूछेंगे। तो फिर IMF तो आपको कहेगा ना कि आप कर क्या रहे हो। आप एक रियल एस्टेट की टैक्स एमनेस्टी स्कीम थी वो खत्म हो रही है, उसकी भी एक्सटेंशन की बात हो रही है, और उसके ऊपर एक और प्रपोजल आ गया कि जी आप इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी जो इन्वेस्टमेंट हो रही है ओवरऑल उसको भी टैक्स आप पूछ दें, सोर्स ऑफ इनकम से बाहर निकाल दें। तो फिर IMF तो ठीक है, गलत तो हम हुए ना। राणा साहब, मैंने आपको क्या कहा कि ग्राउंड रियलिटीज वो जो है ना डिफरेंट है, आपका IMF का परसेप्शन डिफरेंट है। मैं आपको क्लियर बात बता रहा हूँ, ये ICAP के बजट में भी हमने कहा है कि अगर आपको एक तो आपका होता है पब्लिक सेक्टर स्टिमुलस होता है जो हम PSDP के थ्रू देते हैं, अकॉर्डिंग टू हफीज पाचा साहब ₹1 स्पेंडिंग ऑन PSDP इंक्रीज ₹2 ऑफ GDP। मैं आपको यकीनन कह सकता हूं, और आज आपने देखा होगा हमारे जो हालात हैं वो इस बात की इजाजत नहीं देते कि हम इस किस्म की कर्जने अपने ऊपर लगाएं जो IMF। और मैं ये समझता हूँ ICAP के भी जो प्रपोजल थे उसमें हमारा भी यही एक स्टैंड था। ऑब्वियसली आप FATF की कंडीशंस को मीट करें, मनी लॉन्ड्रिंग आपको अलाउ नहीं होनी चाहिए, मगर जिस तरीके से हमारे टैक्सेस के निजाम हैं तो मैं ये समझता हूँ आपको कम से कम 2 सालों के लिए इंडस्ट्रियल पैकेज भी लाना पड़ेगा। और ये हमने खुद ने कहा, तो मैं इससे कैसे इनकारी हो सकता हूँ कि ये खुसरो बख्तियार साहब ने गलत कहा। मैं कहता हूँ बिल्कुल मैं इसको इंडोर्स करता हूँ और इस किस्म का पैकेज देना भी ये इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला ये है कि टेक्सटाइल सेक्टर होगा वो उसको एमनेस्टी चाहिए, उसको मराज चाहिए, इंडस्ट्रियल सेक्टर उसको मराज चाहिए, रियल एस्टेट सेक्टर है उसको मराज चाहिए, और टैक्स देंगे सैलरीड क्लास। तो कब तक आप इस तरह के जो डोल आउट्स हैं उसके ऊपर पाकिस्तान की इकोनॉमी को चलाते रहेंगे? कब ये जो सेक्टर्स है जितने भी इकोनॉमी के, ये अपने पांव के ऊपर खड़े होंगे और कंपैरेटिव एक एनवायरनमेंट के अंदर वो काम करेंगे दुनिया के अंदर? राणा साहब, थोड़ा सा आपकी बात को मैं आगे बढ़ाते हुए कहता हूं कि सैलरी क्लास के जो आपके जो टैक्सेस हैं वो हार्डली 100 या 102 बिलियन है, ठीक है जी। और सैलरीड क्लास में अगर आप देखेंगे जो 8-10 लाख या 15 लाख रिटर्न आते हैं उसमें जो एक हमारे जो एक मिड इनकम के हैं, एक हाई इनकम के, हाई इनकम वालों के ज्यादा है। और बाकी जो इंडिविजुअल के जो टैक्सेस आपके पास आते हैं वो बिजनेसमैन है जो या सर्विस सेक्टर में या इंपोर्ट में। तो मैं ये समझता हूं कि ये इसका कोई कंपैरिजन नहीं है। इंडस्ट्री जब लगती है, मैन्युफैक्चरिंग जब आती है तो उसको आपका मल्टी प्रोंग या मेरा ख्याल है डिफरेंट डायमेंशन से हो जाती है, और उसके अंदर अगर इन्वेस्टमेंट होती है तो उसके आपको काफी चीजें, काफी बरातें आपको मिलती हैं, आपकी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है। और ये आपको 100 अरब रुपया मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि जो सैलरीड क्लास है उसकी आमदन के ऊपर 30 से 35% टैक्स है। कारोबारी शख्स है, सरमायादार है, वो जो भी आमदन कमाते हैं उसके ऊपर दे टैक्स 30-35%। उसमें क्या प्रॉब्लम है?
राणा साहब, सबसे पहले तो आपकी बात की मैं तायीद करते हुए ये नहीं कह रहा कि कोई इनकम टैक्स वाला ना दे। मैं आपको ये भी कह रहा हूं आज आपको कि बिल्कुल आप ठीक करें। और मैं आपको एक और भी बात बता दूं, 42%, 43% ऑफ माय जीडीपी एग्रीकल्चर एंड होलसेल रिटेल, आप देख लें उनकी क्या कंट्रीब्यूशन है। आप प्रोविंशियल बजट भी उठा लें और फेडरल बजट भी उठा लें, आपको कोई सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन डायरेक्ट टैक्सेस में नहीं मिलती है उनकी। इस तरीके से मेरा एक्सपोर्ट सेक्टर है, आप दुनिया की तमाम ज्यूरिस्डिक्शंस को उठा लें, वाहिद शायद इंस्टीट्यूट होगा जो 1% इनकम टैक्स दे के अपने सारे एसेट्स को क्लीन करवा लेता है। मैं आपको ये बात कहना चाह रहा हूं कि आपका जो प्लेटफॉर्म या जो आपकी जो लॉन्चिंग पैड ऑफ द इकोनॉमी जो है उसमें एक पोरस है, और आप ऑफिशियली कुछ ऐसे एवेन्यूज हैं जहां पर आप अलाउ करते हैं कि ये जो पैरेलल इकोनॉमी जनरेट हो जाए, जैसे कि लाइक रियल एस्टेट है। रियल एस्टेट में 3 रेट आज भी चल रहे हैं, सूबाई रेट है, एफडीआर का रेट है और मार्केट रेट है। तो क्यों आप इतने अरसे से, मैं कहता आ रहा हूं, आप लिखते आ रहे हैं और सारे इंस्टीट्यूशन कहते आ रहे हैं कि एक रेट होना चाहिए और टैक्सेस आप लोअर करें ताकि आपकी बुक्स करेक्ट हो। और सबसे ज्यादा अगर हमारे पास एक पैरेलल इकोनॉमी जनरेट होती है तो वो रियल एस्टेट से होती है, और वही बुनियादा आज भी काफी लोग, अगर कोई मार्केट रेट से कम या डीसी रेट पे कोई भी इसको शो करता है तो फिर गवर्नमेंट को इख्तियार होगा कि विद इन 3 मंथ्स वो प्रॉपर्टी उसी कीमत पे खरीद ले जो डॉक्यूमेंट्स में आप शो करते हैं। डू यू थिंक कि इस तरह का जो डिटेरेंस है वो फिर हमें रखना चाहिए? कहां पर है? लॉ में तो मुझे कहीं नजर नहीं आता हजरत। इंडिया में जो था, आप सुन लीजिए, वो नहीं ना, उस पर इंप्लीमेंट नहीं हुआ। मैं ये कह रहा हूं कि क्या उसको रिवाइव करना चाहिए इस तरह का प्रपोजल कि अगर एक प्रॉपर्टी की मैं डॉक्यूमेंट्स में कीमत बहुत कम शो करता हूं, जी मैंने इतने में खरीदी है, इतने में बेची है, तो गवर्नमेंट को ये इख्तियार हो कि ठीक है मैं उतने पैसे दे के आपसे खरीद लेता हूं तो मुझे दें आप। तो सर आप डीसी रेट ही देंगे ना, तो डीसी रेट में तो वो रजिस्ट्रेशन करा रहा है, या एफबीआर रेट है तो वो रजिस्ट्रेशन करा रहा है ना, तो आप ये रेट क्यों रख के बैठे हुए फिर? और इंडिया में सवाल ये है कि वो डीसी रेट जो है वो मार्केट रेट से बहुत कम होता है। अगर वो डीसी रेट पे कहता है जी कि मैंने ये प्रॉपर्टी खरीदी है या बेची है, तो गवर्नमेंट उनसे ये कह सकती है कि ठीक है जी मैं डीसी रेट पे आपसे ये प्लाजा खरीदने के लिए तैयार हूं। तो जो बेचने वाला है या उसको पता है कि इसकी कीमत इतनी नहीं है, ये मैं 10 करोड़ अगर शो किया तो उसकी 1 अरब शायद उसकी वैल्यू होगी। आपको जब कोर्ट में खड़े रहेंगे ना कामरान साहब, तो कोर्ट में जज साहब ये पहले सवाल पूछेंगे आपको कि आपके हिसाब से क्या रेट है। आप कहेंगे जी 100 रुपए, तो उन्होंने कितने में रजिस्ट्रेशन कराई है? आप कहेंगे जी 10 रुपए पे, तो कहेंगे आपका रेट क्या था? तो आपको डीसी रेट खुद को चेंज कर देना चाहिए था, 100 रुपए रखते थे, 100 रुपए पे रजिस्ट्रेशन करा था। तो सवाल तो आपके कानून का है ना हजरत, आप पहले अपना कानून घर को ठीक करेंगे ना। हमारे पास वक्त कम है। तोला साहब, एक जो इनकम टैक्स की एग्जम्पशन विड्रॉ हुई थी मुदारबाज की, ये जो पैकेज आया था कॉर्पोरेट सेक्टर वाला, अब उसकी वजह से सेक्टर को काफी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो ये इशू है क्या? ये सेक्टर के अंदर डिस्पैरिटी नहीं हो जाएगी कि मुदारबाज जो है उसके ऊपर एग्जम्पशन विड्रॉ होगी और बाकियों की आपने रखी हुई है? जी ये मैं बिल्कुल सही एक बात है। ये देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर आपको राणा साहब याद हो कि आज से कोई 3 साल पहले या 4 साल पहले इस्लामिक बैंकिंग और कन्वेंशनल बैंकिंग के काफी इश्यूज आ रहे थे, और उस वक्त भी उस वक्त के वजीर खजाना साहब ने मेरी सरबराही में एक कमेटी बनाई थी कि एटलीस्ट इस्लामिक बैंकिंग को लूजिंग नहीं होना चाहिए एज कंपेयर टू कन्वेंशनल बैंकर के। तो हमने वो सारे टैक्स लॉस को चेंज किया था। यहां पर ये हो गया कि मुदारबा वाज एन इंस्टीट्यूशन, और वो इंस्टीट्यूट था कि जिसके तहत आपको एक इस्लामिक फाइनेंसिंग का इशू आ रहा था, और वही आप देखेंगे काफी मुदारबाज हैं, और उन्होंने ये होता था कि 90% अगर वो डिस्ट्रीब्यूट करते थे तो उनको इनकम टैक्स से एग्जम्पशन मिलती थी। और मैं ये समझता हूँ यही चीजें म्यूचुअल फंड के पास भी अवेलेबल है, राइट के पास भी अवेलेबल है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के पास भी है, वेंचर कैपिटल के पास भी है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर बिल्कुल आर्म्स लेंथ करें, आप ये तो ना करें कि जी कभी जो कन्वेंशनल सिस्टम पे इन्वेस्टमेंट है उसको तो आपने कह दिया कि जी जाने दें, कोई मसला नहीं, और जहां पर इस्लामिक इन्वेस्टमेंट का मोड आया उसको आप कह देते हैं कि नहीं जी आपको हम ये नहीं देंगे। अगर आपको याद हो राणा साहब कि आपसे पहले जब ये ऑर्डिनेंस आ रहा था, तो ऑर्डिनेंस का जो ड्राफ्ट पहले सर्कुलेट कर रहा था उसमें अक्रॉस द बोर्ड ये सारी विड्रॉल्स हो गई, और जब ये ड्राफ्ट मार्केट में आया तो जिनकी लॉबी स्ट्रांग थी
उन्होंने जाके अपने नाम निकलवा लिए, और जो ये बेचारे गरीब गुरबा रह गए थे मुदारबे वाले, उनकी कोई पुरसाने हाथ नहीं था, उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई और वो हट गए और बाकी सब रह गए। तो मैंने ये देखा है कि उन्होंने रिप्रेजेंटेशन भी की है, और मैं ये समझता हूँ कि ये एक शौकत तरीन साहब को भी हमने कहा हुआ है और चेयरमैन एफबीआर को भी हमने कहा हुआ, मगर उनका ये कहना है कि जी IMF को जो हम कमिटमेंट दे चुके हैं उनसे नहीं करेंगे। तो हमारा ये कहना है कि जी फिर आप आर्म्स लेंथ करें, दूसरों के साथ भी यही करें, या कोई और तरीके से आप हमें टैक्स के रिजिम में ले आए, भले आप किसी भी तरीके से एक मिनिमम टैक्स ऑन टर्नओवर। IMF की कमिटमेंट की आपने बात की, कमिटमेंट्स तो बहुत सारी हमने की हुई हैं, लेकिन शायद उन कंट से भी हम पीछे हट रहे हैं। तो लेट्स सी अब गवर्नमेंट क्या करती है। यहाँ पर ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बात करेंगे कि क्या वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मसला कश्मीर के हवाले से क्या एक और यू टर्न ले लिया। ब्रेक के बाद उस पर बात करेंगे।